हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो एसएससी जीडी का जितने भी प्रश्न पूछे गए, प्रीवियस ईयर प्रश्न जो भी पूछे गए हैं एसएससी जीडी का, ठीक है। तो एसएससी जीडी का जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के साथ में हम लोग आप लोग के समक्ष में उपस्थित हुए हैं। और ये जो प्रश्न हैं अभी ये पार्ट 1 के रूप में है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, इसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री और इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है, कुल जितने भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को डिस्कशन करते हुए चलेंगे, आंसर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो जो प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। ईंट ले गए थे, दरवाजे, कांस के धरन या फिर लोहे की पटरियां। तो सही आंसर हो जाएगा ईंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। 5, 2, 3 या फिर 4। सही आंसर हो जाएगा 3। धौलावीरा और लोथल का प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या फिर हरियाणा में। सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो अगला प्रश्न, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? डी.आर. साहनी, आर.एस. बिष्ट, एस.आर. राव या फिर आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा एस.आर. राव के द्वारा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन बंदरगाह शहर नहीं था? बालाकोट, राखीगढ़ी, लोथल या फिर खिरसाला। सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे। कुएं, अंगीठी, आंगन या फिर पानी का टंकी। सही आंसर हो जाएगा आंगन, सी नंबर ऑप्शन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये है हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? चांदी, तांबा, सोना या फिर टीन। सही आंसर हो जाएगा तांबा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे, किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? कोसी, यमुना, रावी या फिर गंडक। तो सही आंसर आप सभी को पता, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे वेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर धौलावीरा। सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था? राजस्थान से, तमिलनाडु, केरल या फिर ओडिशा। सही आंसर हो जाएगा तांबा कहाँ से हड़प्पा वासी लाते थे? तो राजस्थान से इनको प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? यह हमारे एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। शिल्प वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद या फिर धनुर्वेद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितना? एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है।
1076, 1028, 1152 या फिर 1124। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1028। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना वेद पूछा जा रहा है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, कल इसके बाद कल जो टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा गया एसएससीजीडी में, वो पॉलिटी का क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को कहलाता था? सूक्त, सूत्र, यामी या फिर अध्याय। तो इसे सूक्त कहते थे। वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? 2500 वर्ष, 3500 वर्ष, 2000 वर्ष या फिर 5000 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 3500 वर्ष। भारत में लौह युग किस काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला? सही आंसर हो जाएगा वैदिक। लौह युग का सबसे आम उपकरण क्या था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था? कुल्हाड़ी, आरा मशीन, छेदक या फिर तलवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी, ये नंबर ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है कि एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैलचित्र रॉक आर्ट का संग्रह है? विष्णु, बुद्ध, शिव या फिर तीर्थंकर, महावीर। इसका जो सही आंसर है वो शिव धर्म से संबंधित है। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर सारनाथ। इनके द्वारा जो आखिरी उपदेश दिया गया है वो कुशीनगर में दिया गया था। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस माह में मनाई जाती है? माघ, फागुन, बैसाख या फिर चैत। सही आंसर हो जाएगा बैसाख, 22 का ऑप्शन संख्या बी। इस प्रकार से हम जितने भी एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे प्राचीन भारत के इतिहास का हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास का हो या आधुनिक भारत का इतिहास का, सभी प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि बुद्ध शाक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या फिर शूद्र। तो सही आंसर हो जाएगा क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपसे पूछ रहा है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है कथन। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया? तो ध्यान किए थे पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों से किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनका हुआ था कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 27 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो यह 10 दिनों के लिए किया जाता है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो यह कठिन ज़्यादा किसके लिए था? तो किसानों के लिए। 29 का सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो हुए हैं वो 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? ठीक है, कुरु, कामरूप, कौशन या फिर अंग। इसमें जो कामरूप है वो 16 महाजनपदों में
शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो बज्जी का राजधानी वैशाली था। बज्जी का राजधानी कहाँ था? तो वैशाली। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुध से मुलाकात की? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वत्सकार। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र से राजधानी, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को? तो गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों में के दौरान सोने और चांदी के सजाए गए डैश की सवारी करते थे। किसकी सवारी करते थे? तो हाथियों की सवारी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया 1958 में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध कौन लड़ा था? तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो प्रांतीय राजधानी थी तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, तक्षशिला और उज्जैन दोनों थी। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। डैश वे पुरुष एवं महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, वो क्या कहलाते थे? तो दास कर्मकार जो होते थे उनके पास जमीनें नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो यह जो रेशम मार्ग नियंत्रित किया गया था वो कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? ठीक है, तो यह जो त्याग किया गया था अशोक के द्वारा किया गया था। आगे जो प्रश्न है कि मौर्य शासक डैश अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 258 ईसा पूर्व, 249 ईसा पूर्व, 245 ईसा पूर्व या फिर 232 ईसा पूर्व। सही आंसर हो जाएगा 232 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो यह बनाया गया था अशोक के समय में। इस प्रकार से हमने अभी तक कितने टोटल 50 प्रश्नों को आंसर देखा है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उन्हीं का डिस्कशन चल रहा है। और टोटल जो प्रश्न की संख्या 208 है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन जो था, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो ये लोकप्रिय बनाया गया था धम्म की अवधारणा को अशोक के द्वारा। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। राजा बनने के कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 वर्ष के बाद। 53 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया
कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो ये शासक अशोक था। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा दक्षिण भारत। आगे था निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो ये कांधार हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और कितने द्वार थे? इसमें दीवारों की संख्या कितने द्वार थे? तो द्वारों की संख्या 64 हो जाएगा, 64। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे अशोक? अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो इसका संबंध अशोक से हो जाएगा। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। अगला जो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? आपको बताना था कि मौर्य शासक का दूसरा शासक कौन था? तो बिंदुसार। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? इसे उत्तर मौर्यकाल के नाम से जानते हैं, उत्तर मौर्यकाल। अगला जो प्रश्न है अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में लिखे गए थे? इसके जो अधिकांश शिलालेख है वो प्राकृतिक भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो कौटिल्य थे। प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित किया गया है? तो यह किया गया है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट 70 नंबर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चरक को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक किसके जनक हुए हैं? तो आयुर्वेद के जनक थे चरक, आयुर्वेद के जनक चरक। अगला जो प्रश्न पूछा गया है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था? ठीक है, कुमारगुप्त के द्वारा। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? तो हरिसेन हो जाएगा। कौन थे? तो हरिसेन। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न वो पूछा गया है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? तो यह हो जाएगा विज्ञान, कला एवं साहित्य। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच में हुआ था? तो आपको पता है कि चंदावर की जो लड़ाई हुई है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, और जयचंद जो हैं वह किस वंश के थे आपको बताना है? तो गढ़वाल वंश के। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि हर्षचरित्र के
लेखक थे। तो जो हर्षचरित्र लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट जो था, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोका था। किस चालुक्य नरेश ने उन्हें रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो जो कनिष्क हैं कुषाण वंश से संबंधित थे। सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश थे। अगला जो प्रश्न है, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो यह 4 प्रकार के विशिष्ट प्रदेशों में विभाजित था। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी एक प्रकार की थी और इसका उपयोग डैश भाषा लिखने में किया जाता था। तो इसका प्रयोग करते थे संस्कृत भाषा लिखने में। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो हर्षवर्धन के द्वारा कुल 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों की सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था? तो यह एकता के रूप में जाना जाता था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया गया मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? पाठ का लेखन, बंध या बाइंडिंग बनाना, पाठ को संपादित करना, महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघल डालना। तो इसका जो सही आंसर जो शामिल इसमें नहीं था, इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ को संपादित करना, 91 का सी। नेक्स्ट जो प्रश्न था, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पर शासन किया था? तो यह शासन किया गया था 1266-1287। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त वहिष्ठ लिखा था? तो हस्त वहिष्ठ किनके द्वारा लिखा गया था यह आपको बताना है। तो अमीर खुसरो के द्वारा। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? इस टर्म में जो शासन किया गया वो खिलजी वंश के द्वारा किया गया है 1290 से 1320 तक। डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था? ठीक है, तो हराया गया था 1539 में। मुगल बादशाह अकबर ने किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की थी? तो टोडरमल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नामक एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? तो यह शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राज्य मंत्री थे? तो ये राज्य मंत्री थे अकबर के दौरान। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया? किससे हार गया था? तो औरंगजेब से हार गया था। इस प्रकार से जो एसएससी जीडी का अभी 100 प्रश्न तक हम लोगों ने देख लिया है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन प्रश्नों को। अब देखते हैं आगे। सिर्फ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? तो एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के तीनों पार्टों से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी में वही देख रहे हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 101, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत का तीसरा लड़ाई आपको बताना है कब लड़ा गया? तो 26 नवंबर नहीं, तीसरी लड़ाई ना 1761 हो जाएगा। 14 जनवरी 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 में हुआ। तो 101 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 102 का हम्पी हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है,
कि व्यक्ति डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। ठीक है, किस वंश के द्वारा शासकों द्वारा जबरन वसूला गया था? तो चोल वंश के शासकों के द्वारा। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत में कविता लिखी थी। कहाँ के राजाओं के बारे में ये कविता लिखा गया है? तो कल्हन के द्वारा। तो कश्मीर के हो जाएगा, किसके? तो 104 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का संस्थापक था? तो चोल वंश का संस्थापक हो जाएगा विद्यालय, 105 का सी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था, वह किस राज्यवंश से संबंधित थे? उनका संबंध तुलुप राजवंश से था। डैश सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमेलित मिश्रण है। तो सही हो जाएगा पटत्कल। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की है? तो रवि कीर्ति के द्वारा जो है प्रशस्ति लिखा गया है। ठीक है, किस शासक का? तो पुलकेशिन द्वितीय, 108 का एक हो जाएगा। 109 है, चोल काल के दौरान मुवेंद वेलन और अरियार की उपलब्धियां थी। ठीक है, तो यह उपलब्धि किनका था? तो धनी भूस्वामियों का। 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो यह स्थापना जो किया गया था वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का HSRA का स्थापना किया गया था, और जबकि HRA का स्थापना किया गया था 1924 में। HSRA की स्थापना हुई 1928 में। पल्लवों ने अभिलेखों में कई स्थानीय भाषाओं की चर्चा की है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते थे? तो ये कहा जाता था सभा, 111 का एक। 112 है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को डैश के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये जाना जाता था कैशियर एवं अधिमई। आगे है, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था उनवार। 1756 में सिराज उद दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने थे। तो सिराज उद दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे? तो मुर्शिद कुली खान के बाद बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था? ठीक, तो श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के बाद। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 1765 में। डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला। तो ये अधिकार कब मिला था? 1600 ईस्वी में। आगे है, 1757 का वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो यह महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर एवं बंगाल पर अधिकार कर लिया था। नहीं, इस हिसाब से डी नहीं होगा। इस हिसाब से ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। 118 का ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना? टीपू सुल्तान जो शासक बना था 1782 में। नेक्स्ट था, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो लड़ा गया था 1852। भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित हुआ 1878 में। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1857 में है वो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने का अनुमति नहीं दिया था? तो अधिनियम था आर्म्स एक्ट 1878। 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया है।
बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था। इनको कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? ठीक है, किस युद्ध के बाद मंगल पांडे को फांसी सजा दी जाएगी? तो 1857 का भारतीय विद्रोह हो जाएगा। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1857, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना जो किया गया है वो आर्य समाज की स्थापना किया गया है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। तो प्रार्थना समाज की मुंबई में स्थापना 1867 में। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। आगे जो प्रश्न था, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। 134 का एक। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। आगे है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किया था? तो यह शुरुआत किया गया है नारायण गुरु के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? तो ये थे आर्य समाज के। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकार की वकालत की? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो 1916 में हुआ था। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी हो जाएंगे सही आंसर। नेक्स्ट है, सुरेनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1925। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। सरदार वल्लभ भाई बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, कब बने थे? तो 1931 में। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो यह क्षेत्र हो जाएगा बंगाल के क्षेत्र में। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो मुख्य तर्क क्या था? धार्मिक सद्भाव। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े थे हेनरी डेरिजियो। बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? फिलॉसफी ऑफ बम लिखा गया है भगवती चरण बोहरा के द्वारा। आगे जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन का मुख्य भाग था? ठीक है ना, तो राजस्व संग्राम में ढील दी जाए। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खुदाई खिदमतगार का स्थापना किया गया किनके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। 1919 में डैश गांधी जी ने विरोध में सत्याग्रह आह्वान किया था? 1919 में
डैश गांधी जी के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। डैश में गांधी जी ने शहर में एक सूती मित्र के मासूदरी मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। तो अहमदाबाद में इनके द्वारा सत्याग्रह किया गया 1918 में। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च की जो शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो यह विरोध था नमक कर के विरोध में। महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो यह स्थापना हुआ था 1920 में। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यह खिलाफत समिति का गठन कब किया गया है? तो मार्च 1919 में। 160 नंबर जो प्रश्न है, फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। कब? तो 1922 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। चौरा चौरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, 162 का सी। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? तो ये दिए थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के डैश में हुआ था। तो इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था? फिरोजशाह कोटला में। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी डैश में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको बताना है 1921 में। ऑप्शन के हिसाब से 1921 हो जाएगा। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन डैश में किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यह स्थापना हुआ था ताशकंद में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी कौन था? तो जनरल डायर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया गया था आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जो अली बंधुओं के नाम से भी लोकप्रिय थे। तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट था, भारत ने 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से किया था? तो इसका जो कारण हो जाएगा, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 1931, तो आपको पता है, तो दिसंबर होगा या फिर मार्च होगा। तो दिसंबर 1931 हो जाएगा। नेक्स्ट था, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हो जाएगा 1931 में। साइमन कमीशन डैश में भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। डैश के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया 1943 में। अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है? ओडिशा। नेक्स्ट था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया है? क्रिप्स मिशन आपको बताना है 1942 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। डलहौजी ने विलय की नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? झांसी का विलय किया गया 1854 में।
नेक्स्ट देखेंगे जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। कमान संभाला कब था? तो 1919 में। 1877 में वायसराय लिट्टन ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, सही आंसर होगा महारानी विक्टोरिया। सहायक गठबंधन प्रणाली, जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के शस्त्र बलों का भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरुआत किया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था लॉर्ड ब्लेसली के द्वारा। 183 का सी हो जाएगा। उधम सिंह ने किसकी हत्या कर दिया था? तो माइकल ओडायर की हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये तैयार किया गया था किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। प्लासी नामक एक छोटा सा गांव, जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। 186 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 187 है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात में। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1814 में। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। तो यह भारतीय अशांति के अग्रदूत के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा आप लोग। टोटल प्रश्न 208 है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। 1774 ईस्वी में भारत में पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके समय पे किया गया था? तो यह किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय पे। सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 1875 में। आगे है कि हजारद्वारी महल डैश में स्थित है। तो हजारद्वारी महल जो है वो मुर्शिदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था? तो यह समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवाओं में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, नहीं सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्वयं के अनुसार ह्वेनसांग होना चाहिए के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ में नए प्रवेशकों में से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वारपाल। नेक्स्ट था कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश के द्वारा शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ है? तो 1910 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल हो जाएगा? तो मेहरगढ़। 199 का सी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर सही जो था लखनऊ। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो यह जो सत्याग्रह था वो महाल सत्याग्रह था। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी से शुरुआत हुए आंदोलन का नाम क्या है? इस आंदोलन का नाम ही है नक्सली आंदोलन। आगे जो है वो प्रश्न है जमींदारी एसोसिएशन को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? किसान समाज। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से थे? तो कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो यह हुआ था किसके साथ? चीन के साथ।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता था? तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट। और आखिरी जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? किन्हें देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो यह आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से SSC GD में जितना भी हिस्ट्री का प्रश्न था सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। कल जो है आप लोग का पॉलिटी, जो राज्य व्यवस्था का जो प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है, जितना भी SSC GD में पूछा गया है इन प्रश्नों के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।